नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। न्यायालय में भली सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर ली हो और न्यायालय ने कहा हो कि भाई लालू यादव पे इतने गंभीर गंभीर आरोप है, इस तरह की टिप्पणी गोदी मीडिया सुबह चला रहा है। लेकिन बिहार के लोगों को पता था कि जो 15-15 10-10 साल पुराने फैसले हैं, इन पर कोई टिप्पणी, सीबीआई की कोई चार्जशीट, ये सब तभी आएगी जब चुनाव शुरू हो रहा होगा। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को तभी याद आता है इस राज्य में बेईमानी हो गई, इस नेता की बेईमानी होती है, चुनाव सिर पर होता है। क्या ये डर है मोदी जी का, या बिहार में वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि अब इसके अलावा चारा नहीं बचा कि लालू यादव को, परिवार को इस तरह भी बदनाम करो कि साहब 11 साल 12 साल पुराने केस में भी इन्होंने घोटाला किया था। इसके फायदे क्या होंगे या नुकसान क्या होंगे? क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को इसका नुकसान ये होगा कि लोगों को लगेगा कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या फिर इसका नुकसान बीजेपी और एनडीए को ये होगा कि लोगों की सिंपैथी बढ़ेगी, लोग कहेंगे कि चुनाव से पहले ये सब तमाशे क्यों? क्या वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही है, वहां भी रायता फैला हुआ है। खेल क्या है राजनीति का, और बिहार अगर हारे तो दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा? केपी मलिक जी से मैंने और शानदार बातचीत की। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। मुझे तो जी लग रहा है कि धन्यवाद। सही रहा वो लालू तेजस्वी जी का, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अब बताओ, खाम खा में पंगा लोगे इतना बड़ा, देश की सरकार टिकी पड़ी है बिहार के कंधे पे। सब जानते हैं कि अगर बिहार हाथ से निकला तो मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी। तो अब अगर मोदी जी की कुर्सी पे खतरा आएगा तो मोदी जी सीबीआई को इशारा भी नहीं करेंगे क्या? ये सोचना तो बिल्कुल मजाक है ना कि सीबीआई और ईडी उनके लिए कितने भक्त टाइप के, पूरा देश जानता है। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ये जानबूझ के किया गया है, बीजेपी की चालें हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं। क्या वास्तव में क्या लगता है आपको, चुनाव में हारते हुए देखकर, वोट चोरी के मुद्दे को देखकर, डर देखकर, इसलिए ये तेजस्वी यादव और लालू यादव को बदनाम करने के लिए एक प्लानिंग है, या इस जज साहब को माफी चाहते हुए जज साहब ये ना कहे कि मैं न्यायालय की अवमानना कर रहा हूं? लेकिन सब मान रहे थे कि चुनाव से पहले एक फैसला आएगा, सालों पुराना फैसला। जैसे ही चुनाव की नामांकन की शुरुआत हो रही है, फैसला आ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है केपी मलिक साहब? देखिए संजय जी, अगर आप देखें, थोड़ा पीछे जाएं, तो बिहार का पड़ोसी राज्य है झारखंड, और झारखंड के सीएम को जेल में डाला था इन्होंने। क्या हुआ? दिल्ली के सीएम को, केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला। क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव छाए हुए हैं बिहार में, और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वहां पे वोट चोरी का मुद्दा उछाला है और वो हाथों हाथ सुपर हिट हुआ है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम शाम धाम दंड भेद अपने कर रही है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो हमें कोई आश्चर्य इस बात पर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और क्या करेगी। अभी तो चुनाव में समय है, अभी तो और करेगी, अभी तो नामांकन दाखिल होने दीजिए, पर्चे भरने दीजिए लोगों को। अभी तो बहुत कुछ लीलाएं आपको दिखाई देंगी बिहार में। लेकिन सवाल ये है कि जो आपदा है, इस आपदा में अवसर किसको मिलेगा? ये आपदा लालू परिवार पे है। क्या लालू परिवार इस आपदा को अवसर में तब्दील कर पाएगा? क्योंकि ये आपदा जो है अवसर में तब्दील हो सकती है अगर तेजस्वी यादव आखिरी वोटर तक इस बात को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई देखिए, जानबूझ के हमें परेशान किया जा रहा है। और आज 11 साल हो गए हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, आज तक हमें फांसी नहीं हुई है। और अब चुनाव से एन वक्त पहले इनको याद आ गया है कि हमें फांसी पे टांगना है। और दूसरी बात यह है, क्योंकि हमें यह देखना होगा कि मीडिया कतई साथ नहीं है लालू के या कांग्रेस के साथ। तमाम मीडिया सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो एक टूल का काम कर रही है। तो कौन सा ऐसा माध्यम होगा कि तेजस्वी यादव अपनी बात जन जन तक पहुंचाएंगे? इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको भुनाने का काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं। अगर हम आज का तेजस्वी यादव की, चाहे वो पत्रकारों से बात करते हुए उनका कॉन्फिडेंस हो, चाहे उनका जिस प्रकार का आज बिल्कुल वो एक सदे हुए राजनेता की तरह से बात कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस जताता है कि तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस काफी हाई है, बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव के पास कई सारी ऐसी चीजें हैं, वो साफ साफ कह सकते हैं कि जिस घटना का यहाँ जिक्र हो रहा है, जिस केस का यहाँ जिक्र हो रहा है,
उस समय मात्र 15 साल के थे तेजस्वी यादव। तो क्या मात्र 15 साल का व्यक्ति इस तरह की चीजें कर सकता है? और लालू जी ने अगर इस तरह की चीजें की हैं, क्या लालू जी ने सीधे कर दिए रेलवे के कोई अधिकारी? कोई दूसरे लोग इसमें है नहीं क्या? ये जांच का विषय है। और अभी तो चार्जशीट करने के आदेश हुए हैं। अभी तो उसे मुकदमा चलेगा, तमाम चीजें होंगी। ये लंबा मामला है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते में या कल सुबह रिजल्ट आ जाएगा। ये तो एकाएक दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बना के हर चीज में सफलता हासिल कर ले रही है। मैंने आपको झारखंड का उदाहरण दिया। अगर तेजस्वी यादव और लालू परिवार इस आपदा को अवसर में तब्दील कर लेता है, तो ये तो फायदा ही हो जाएगा लालू यादव को और महागठबंधन के लोगों को। सवाल जो संजय जी मेरे दिमाग में है सबसे बड़ा, क्या चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे राहुल गांधी हो, लालू यादव की इस आपदा में क्या वो सहयोगी बनेंगे? क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि मुकदमा तो इसी तरह का राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे भी चल रहा है। तो राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव तो हर तरह खड़े हुए हैं उनके साथ। तो ऐसे मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस कितना साथ उनका देती है, इस पे भी नजर रखनी चाहिए और इसको भी देखना चाहिए कि कांग्रेस और विपक्ष कितना उनके साथ आता है। जी। एक बात बताइए मुझे कि जनता में क्या रिएक्शन होगा? क्या जनता ये मानेगी कि भैया ये तो सब भ्रष्ट हैं, पहले चारा वाले मामले में सजा, घोटाले में सजा हुई और अब इस तरह का एक और घोटाला सामने आया है। तो आपको क्या लगता है जनता में लालू फैमिली तेजस्वी के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बनेगा, संवेदना बनेगी, या फिर ये लगेगा कि चुनाव से पहले ही क्यों होता है? चुनाव सिर पर है तब ये बदनामी क्यों होती है, तो और सहानुभूति मिल सकती है। दोनों में ज्यादा संभावना आपकी किसकी लगती है, कि संवेदना या फिर विरोध लालू परिवार का? देखिए संजय जी, अगर हम बात करें, कुछ पत्रकारों से भी बात होती है, वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से भी बात होती है और उसमें हम तो पत्रकार हैं, हमारा कोई लालू से लेना देना नहीं, कांग्रेस से बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। तथ्यों पे बात होती है, हकीकत में बात होती है। बिहार का इलेक्शन अगड़े और पिछड़े का इलेक्शन हो गया है। पिछड़ा और आज की वो राजनीति जो होती थी पहले, सिद्धांतवाद, नैतिकता, इसको कोई नहीं देखता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको खाली स्वर्ण या भाजपा के लोग ही नहीं देखते। अगर इतना सिद्धांतवाद होता तो भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत लोग इस्तीफा दे चुके होते। तो अब जो है, पिछड़े और दलित भी इस बात को मानते हैं, या लालू यादव की कम्युनिटी के लोग भी मानते हैं कि पहली बात तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये षड्यंत्र है फंसाने का। इस तरह की घटनाएं तो बहुत सारे लोगों पे हुई हैं। लालू यादव से पहले जो चीफ मिनिस्टर वहां थे, उनके भी कई घोटाले घपले, वो तो जेल गए नहीं। जिनका नाम जगन्नाथ मिश्रा था, तो वो इसलिए नहीं गए कि वो स्वर्ण थे, और ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पिछड़े हैं। इस तरह की चर्चाएं भी लोकल में है। दूसरी बात यह है कि लोगों का मानना यह है कि हमें, जो हमारे ऊपर इस तरह की दादागिरी, नेतागिरी चलाते थे, हमारा जो अपमान और हमारे साथ जो षड्यंत्र होते थे, उसको रोकने का काम लालू यादव ने किया है। हमें सम्मान दिलाने का काम लालू यादव ने किया है। हमें स्कूल दिखाने का काम लालू यादव ने किया है। तो हम वो एहसान लालू यादव का नहीं भूल सकते। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती, तो पिछले इलेक्शन में भी अगर आप देखेंगे, आरजेडी नंबर 1 पे नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के तमाम साम दाम दंड भेद और नीतीश कुमार की लोकप्रियता के बावजूद आरजेडी नंबर 1 पे थी, अभी भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सिंपैथी लालू यादव के परिवार को मिलेगी। दूसरा क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि अगड़े पिछड़े का चुनाव हो गया है और वहां जो ठाकुर लॉबी है, उसने वहां हड़कंप मचाया हुआ है। उससे मुझे दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर लोग भी भारतीय जनता पार्टी से अलहदा चुपचाप काम कर रही है, जिस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में काम कर रही थी। और 2024 का रिजल्ट आपने उत्तर प्रदेश में देखा है। तो कहीं इसी प्रकार का रिजल्ट आपको बिहार में ना दिख जाए ठाकुर लोबी का। और अब फिर अगड़ों में बचा कौन? अगड़ों में ठाकुर और वहां पे ब्राह्मण और भूमिहारी तो है। इसके अलावा फिर क्या है? फिर तो वहां सब पिछड़े और वो हैं, और वो अधिक तादाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस, लेफ्ट और लालू यादव के साथ हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई लगती है। लेकिन जिस तरह से हमें ये सारी चीजें कह के ये नहीं मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो तोता मैना गिद्ध है, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। अभी तो शुरू करेंगे कई जगह काम। दूसरा, जैसे मैंने आज, तोता मैना गिद्ध किसको कह रहे हैं आप?
वो तो आप भी जानते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो कोई मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को तोता मैना कहा जाता है। वो आपको भी पता, जानबूझ के आप मेरे से कहलवाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहां कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तमाम साम-दाम दंड-भेद कर रही है। जो उछल रहे थे वो कुशवाहा साहब या जो अपने जीतन राम मांझी, सबको ठीक कर दिया 6-6 सीटें देके। और जिनको मान रहे थे कि भाई इनको नहीं देंगे, चिराग पासवान पार्टी तोड़ देंगे, वो सबसे बड़े टूल का काम भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं और 30 सीटें उन्होंने ले ली। अब वो 30 सीटें किसकी हैं? हम तो मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि पीके की जो लिस्ट आई है उसमें भी कई लोगों का कहना है कि अधिकतर वो लोग हैं जो भाजपा समर्थित लोग हैं। तो कहीं ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है कि पीके भी कोई दूसरी भूमिका में वहां हो और वो भी भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में काम कर रहे हो। तो ऐसे में बहुत ही हार्ड चुनौती जो है अगर तेजस्वी यादव के लिए हो जाती है। अगर सारे लोग मिलके उस अभिमन्यु को घेर लेते हैं और चक्रव्यूह बना देते हैं, तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए हो जाएगी और उसको भी तमाम जो है राजनीति और रणनीति करनी पड़ेगी अगर इसमें से निकलना है। क्योंकि उसके साथ आज ना मीडिया है, ना उसके साथ कोई बहुत बड़े सलाहकार हैं, वो अकेला युवा है जो लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उसके साथ जनता है और बड़ी तादाद में पिछड़ा वर्ग उसके साथ है, ये मेरा मानना है। ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मलिक साहब, जो बिहार से आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पत्रकार आ रहे हैं, जिन लोगों से आपकी बात हो रही है, ये इनपुट आ रहा है कि बिहार में चुनाव ऊंची जाति बनाम पिछड़ी जाति में बदलता जा रहा है। अगर ये खबर सही है तो इसका नुकसान किसको होगा और किस लेवल तक का नुकसान होगा? अगर मान लो चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया, बिहार में कई बार हुआ है चुनाव, बिहार में कई बार जातियों की गोलबंदी रही है, तो अगर ये जातियों की गोलबंदी हो गई वहां पे, तो किसको नुकसान होगा? नहीं संजय जी, ये देखिए आपके, अगर हम तादाद की बात करें, तादाद में तो अगड़ा कम है, पिछड़ा ज्यादा है। लेकिन अगड़ी जो जातियां हैं, अगड़े जो लोग होते हैं, वो परसेप्शन बनाने का काम करते हैं। भले ही वो तादाद में कम हो, वो परसेप्शन बहुत ज्यादा बनाते हैं। अगर हम और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे फोकस करें, चाहे वो ठाकुर हो उत्तर प्रदेश के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, कहीं भी कोई बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन वो एक मोटा परसेप्शन बनाने का काम करते हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं और अक्सर ये कहते थे कि भाई जाट जो है, पूरा जाट लैंड इसके साथ हो गया, आरएलडी के साथ चला गया, भाजपा के साथ चला गया, उसके साथ चला गया। और जब हम ग्राउंड पे देखते हैं, कहीं किसी के साथ नहीं गया। पता चला नीचे से दलित निकल गए, दूसरे दूसरे वर्ग के लोग निकल गए, प्लस मुसलमान हो गया और समाजवादी पार्टी की जय जयकार हो गई। जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जड़ें जमाने के लिए हिम्मत नहीं होती थी, आज वहां सपा जमी हुई है। कैसे? क्योंकि उसके साथ पिछड़ा दलित आ गया और प्लस मुसलमान हो गया। आप देखिए क्या नतीजे 2024 में आए हैं। आप सांसदों की सूची देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, चाहे वो कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, और चाहे बुलंदशहर हो आपके, चाहे मुरादाबाद हो, आप लिस्ट बनाते चले जाइए पूरे वेस्टर्न यूपी की। तो ये कैसे हो गया? तो इसी प्रकार का सेम जो तरीका है, मैं देख रहा हूं कि बिहार में इस तरह की रणनीति, इस तरह की अपेक्षाएं मुझे लग रही हैं कि पिछड़ा और मुस्लिम अगर एक साथ आता है तो मजबूत स्थिति तेजस्वी की बनती है। और हमें जो तीसरा एक पक्ष है उसको नहीं भूलना चाहिए। आज भी बिहार में एक बहुत अच्छा वर्चस्व है लेफ्ट पार्टीज का। जो दोनों लेफ्ट पार्टी हैं, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, दोनों का अच्छा खासा वर्चस्व है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर वो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर लड़ते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट उनके होते हैं। अगर हम देखें पिछली बार जितनी सीटें उनको मिली थी, उनमें से अधिकतर सीटें जीतने का काम उन्होंने किया था। बल्कि कांग्रेस का जो गठबंधन पिछली बार था और कांग्रेस ने जितनी ज्यादा सीटें ली थी, कांग्रेस ने निराश करने का काम बिहार में किया था। तो इस बार वही चीज को सोचते हुए कांग्रेस जो है इतनी ज्यादा डिमांड नहीं कर रही है सीटों की, और वो जो लेफ्ट पार्टीज हैं या आरजेडी है वो ज्यादा सीटें लड़ेंगे और कांग्रेस कम सीटों पे अपना समझौता करेगी और यही सफलता का राज वहां पे बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मामला इधर एनडीए में भी ठीक नहीं है। कल तक तो घोषणा हो गई कि सब हो गया सीटों का बंटवारा, और सब गोदी मीडिया ने कहा अरे देखो इंडिया गठबंधन नहीं कर पाया, एनडीए ने कर दिया। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। बताया गया कि अभी भी कुछ सीटों को लेकर बहुत ज्यादा तनातनी है दोनों पक्षों में। यानी हालात दोनों तरफ से खराब है, इधर इंडिया गठबंधन के भी, एनडीए के भी।
ये जो चुनाव सिर पर आता है तब तक सीटें तय नहीं कर पाते नेता लोग। 1 महीने का टाइम बचता है। विधायक चुनाव लड़ने वाला आदमी जाएगा, मिलेगा, इतना कम समय क्यों देते हैं लोग? देखिए संजय जी, आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने बड़ा सौहार्दपूर्ण समझौता किया है। और आप अगर देखें, चाहे वो चिराग पासवान का ट्वीट हो, चाहे वो कुशवाहा का ट्वीट हो, चाहे वो आपका जीतन राम मांझी का ट्वीट हो, एक जगह से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने भेजा है, आप निकाल के देख लीजिए। एक ही लैंग्वेज है, किसी ने एक शब्द भी उसमें से काट के एडिट नहीं किया है। कहीं एआई से तो नहीं टाइप करवा लिया इन्होंने। हमारे सौहार्दपूर्ण रवैये के तहत हमारी सीटों का बंटवारा हो गया है, ऐसा ट्वीट एक साथ आया। 2-4 मिनट आगे पीछे करके सबके खटाखट ट्वीट आ गए। ये जताता है कि कंट्रोल कहाँ पे है। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो कुशवाहा हो और चाहे वो चिराग पासवान हो, वो भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल के नीचे काम कर रहे हैं। उनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है कि वो कुछ कर दें। जिस तरह से बड़ी चर्चाएं चला जा रही थी कि चिराग पासवान पार्टी छोड़ देंगे, चिराग पासवान ये कर देंगे। चिराग पासवान कुछ नहीं करते। उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। वो तो पहले ही हनुमान बने घूम रहे हैं, वो तो पहले ही सरेंडर किए हुए हैं। इसमें यह है कि उनकी, और अगर आप लिस्ट उनकी जैसे आएगी और आप लिस्ट की तस्दीक करेंगे, उस लिस्ट में आप पाएंगे कि अधिकतर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के होंगे और इसी में नहीं होंगे। आप अगर नीतीश कुमार की पार्टी में भी देखेंगे, उसमें भी आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलेंगे कई सीटों पे। वहां संजय झा जी लिस्ट बना रहे हैं, वहां लिस्ट संजय झा बनाते हैं, नीतीश कुमार नहीं बनाते। नीतीश कुमार तो मूक दर्शक हैं, मूक दर्शक बने बैठे हैं वो। और वो आने वाले टाइम के, वो अडवाणी जी अभी बन चुके, अडवाणी जी की स्थिति में वो है, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां जो लिस्टें बन रही है वो काम संजय झा और लल्लन सिंह कर रहे हैं। और संजय झा और लल्लन सिंह कौन है, क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो मेरे से बेटर आप जानते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सीटों का बंटवारा हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत पहले तय हो गया था संजय जी। पिछली बार 115 के लगभग लड़ी थी नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू, और बीजेपी कम पे लड़ी थी। इस बार 101 तय पहले ही हो गया था। अब लड़ाई वो नहीं भरी की बार नीतीश कुमार। अब तो कह रहे हैं लड़ाई जो है, जो लोग हैं, दो भाई हैं वहां पे, पीछे मोदी जी हैं, आगे नीतीश कुमार जी हैं। और अब एनडीए की बात चल रही है वहां पे। वहां नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है, वहां एनडीए की बात चल रही है। और जब आप देखेंगे, वहां मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और नीतीश कुमार के पास ना कुछ पाने को बचेगा ना कुछ खोने को बचेगा, क्योंकि वो तो पहले ही गंगा की तरह बहा चुके हैं सब कुछ। उनके हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं है। रेत की मुट्ठी की तरह उनके हाथों में से सब चीजें निकल रही हैं। पूरा रेत गिर जाएगा, जब मुट्ठी खोलेंगे खाली मुट्ठी निकलेगी उनकी। तो वो फंस चुके हैं। तो इसलिए वो जितना हाथ पैर मारे, जो भी करें, उनके हाथ में कुछ मुझे बचा हुआ दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने निगल लिया है पूरे जेडीयू को, एक तो मैं ये कह सकता हूं। अब जो अगर बिहार में कुछ बदलाव की स्थिति दिखती है, वो सिर्फ आरजेडी कर सकती है। और मैं तो देखिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात को कतई नहीं मान सकता कि पीके जो है वो एक अलग पार्टी है, अलग तरह की चीजें कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक टूल है, जिस प्रकार से कभी दिल्ली में केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के टूल हुआ करते थे, इसी तरह से पीके बिहार में भारतीय जनता पार्टी के टूल है। और मैं तो आपके चैनल में कह रहा हूं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि चुनाव के बाद पीके की पार्टी भाजपा में विलय कर ले और सीएम पीके बन जाए, अगर भाजपा की सरकार बने तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे, नंबर 1 की पार्टी होने के बावजूद भी आरजेडी के तेजस्वी बाहर बैठे हैं विपक्ष में, और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार की चल रही है। तो यही परिस्थिति कल को चिराग पासवान और पीके और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले और डंडा लेके घूमते रहे नीतीश कुमार जी भी, तो क्या उखाड़ लेंगे। तो सही बात। परिस्थितियां बहुत सारी आपको बदली हुई दिखेंगी। अभी तो ये शुरुआत है। 6 तारीख से पहले पहले आपको बहुत सारे नाटक नाटिकाएं देखने को मिलेंगी। आप एंजॉय करिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहना है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ। शिंदे को लग रहा था कि अब की से मैं सीएम बनूंगा। शिंदे बेचारे किस अवस्था में पहुंच गए। तो ये माना जाए केपी साहब की जो सहयोगी पार्टियां होती हैं, भारतीय जनता पार्टी से जिसने हाथ मिलाया उसकी बेड़ा गर्क हुआ। शिवसेना ले लीजिए, पंजाब में अकाली दल ले लीजिए, खत्म अस्तित्व। बीजेपी चाहती है कि वह सहयोगी पार्टी आए और जल्दी से जल्दी खत्म हो।
क्या नीतीश कुमार की पार्टी भी अब ये आखिरी चुनाव लड़ रही है? अगला चुनाव जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी में कौन होगा, कौन नहीं होगा, किसी को अंदाजा नहीं है। क्या नीतीश कुमार अपने बेटे की लॉन्चिंग कर पाएंगे? नहीं, देखिए, वो बेटे की लॉन्चिंग करें ना करें, नीतीश कुमार जी का जो एक दौर था, उन्होंने 20 साल बिहार की राजनीति करी, शीर्ष पे रहे, मुख्यमंत्री रहे, और केंद्र में भी अगर आप देखेंगे महत्वपूर्ण पदों पे वो रहे, कई बार अलग अलग मंत्री रहे, वो कृषि मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, तो उनका दौर समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार नामक जो सूरज था वो अस्त होने जा रहा है, और वो अपने बेटे को अगर कहीं से कुछ चुनाव लड़ाते हैं, कुछ करते हैं, अगर वो एक विधायक जीत भी जाते हैं, तो नीतीश कुमार के नाम पे वो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। देखिए, आप याद कीजिए, आपके भारत के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर जी, और उनके लड़के हैं आज, वो राज्यसभा के जुगाड़ में ही लगे रहते पूरे 5 साल, कि अगली बार राज्यसभा का जुगाड़ कहाँ से होगा, तो कहाँ सिमट गए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के लड़के एक बार विधायक बन जाएं और उसके बाद वो एमएलसी के जुगाड़ में ही पूरा जीवन बिहार में निकाल दें हर 5 साल में। तो कोई बहुत बड़ा कदम वो ले लेंगे, कोई बहुत बड़ा, देखिए, सैक्रिफाइस करना, अपने बेटे को लॉन्च करना, आगे बढ़ाना, वो 2 यादवों से आप सीखिए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो और चाहे वो लालू यादव। लालू यादव जेल गए, सारे संघर्षों को उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने परिवार पे जितनी विपदाएं हैं उसका डट के सामना किया। आज वो एक सम्मान के साथ लोगों के बीच में खड़े हुए हैं, और आप चाहे जितना कहिए, आज लालू यादव जेल में जा रहे हैं, चारा खा गए वो भारत में इसके अलावा कोई दूसरा कोई भ्रष्ट नेता तो हमने देखा नहीं। लालू से भ्रष्ट नेता पूरे भारत में, पूरी दुनिया में नहीं होगा। भारत में जितने ईमानदार नेता हैं, बिहार के, यूपी के, पूरे देश के, इतने तो है नहीं कि सबकी माला जपी जाती है, सुबह शाम हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। क्या जगन्नाथ मिश्रा ने कोई भ्रष्टाचार बिहार में नहीं किया था? क्या उसके बाद बिहार में कोई भ्रष्टाचार किसी नेता ने नहीं किया? क्या दिल्ली में आज कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं क्या? आपके आजू-बाजू के जो लोग हैं, आज कौन है वहां पे, आसाम में जो मुख्यमंत्री बने, उन पे कोई आरोप था क्या जब वो कांग्रेस में थे? भारतीय जनता पार्टी में आते ही वॉशिंग मशीन में धुल गए वो। महाराष्ट्र वाले नेताओं का क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं? कर्नाटक वालों का क्या हुआ? तो ये आप दुर्भाग्य देखिए कि किसी नेता को आप इस प्रकार से बनाकर उसको नाम बदनाम करने का काम, उसको फंसाने का काम जो मीडिया करती है, और ये दुर्भाग्य मीडिया का और हमारा आपका है कि हम भी उसी कीचड़ में से आते हैं, जिस कीचड़ का नाम मीडिया आज है, और वो गोदी मीडिया, पता नहीं उसका नाम कौन-कौन सा मीडिया रख दिया है लोगों ने, और उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। नेशन वांट्स टू नो करता है ना, वो कुछ-कुछ सवाल पूछता है, किसी सवाल पे वो मर जाता है, झुक जाता है, वो सवाल पूछता ही नहीं है। वो ये नहीं पूछ रहा है कि ये बताइए कि अभी तक तो हम तालिबान की आलोचना करते थे, अब तालिबान आके हमारे यहीं हमारी महिला पत्रकारों को मना कर देता है, हमें सर झुका के उसको मानना पड़ता है। ये नेशन वांट्स टू नो पूछेगा क्या? बिल्कुल ठीक बात है, ये और ये नेशन वांट्स टू नो पूछेगा क्या कि जूता जूता सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर फेंक दिया, ये भारत पूछना चाहता है, जवाब दीजिए। पूछेगा क्या? कुछ नहीं हाँ? पूछेगा। उसकी मैंने कल जबान। किया, अफ़गानिस्तान की मेयर थी, मैंने कल उनका किया इंटरव्यू, अमेरिका से वो मेरे साथ थी। तो उन्होंने कहा कि ये बड़े शॉक थी वो कि भारत में भी ऐसा हो गया कि तालिबान के विदेश मंत्री ने मना कर दिया महिलाओं को लेके। बड़ी बहादुर महिला थी, लेकिन ठीक बात है, ये बड़ा कन्फ्यूजन सा है और राजनीति हमेशा इसी रूप में सामने आती है। बहुत-बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।